अब हम सीखते हैं गुणन संक्रिया। वैदिक गणित में गुणन संक्रिया को हल करने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं। अब वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। जो 3 विधियां हैं उसमें पहली विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ध्यान से देखिए बच्चों, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से आप किसी भी संख्या को आसानी से गुणा कर सकते हैं। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि में क्या होता है, देखो इसके नाम से ही ज्ञात है, ऊर्ध्व और तिर्यक, यानी ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा। और तिर्यक का मतलब क्या होता है, तिरछा। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, संख्याओं को देखते ही ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम के द्वारा इससे संबंधित चिन्ह बनाने हैं, यानी संकेत बनाने हैं। अब संकेत कैसे बनाए जाएंगे, संकेतों की मदद से, यानी इन तीर के निशानों की मदद से ही हम संपूर्ण गुणा हल करेंगे। अब ये कैसे बनाए जाते हैं, समूह कैसे बनाए जाते हैं, वो हम इस विधि के द्वारा सीखेंगे। तो अगर एक एक अंक है, हम उदाहरण में भी इसे देखेंगे, अगर एक एक अंक है, जैसे 3 को 2 से गुणा करना है तो सिर्फ एक ही जोड़ा बनेगा और वो होगा आपका ऊर्ध्व। इसे कहते हैं ऊर्ध्व संकेत। समझ में आ गया। अगर 2 अंक हैं, जैसे मान लो 32 और 42, तो 2 अंकों को जब गुणा करना होता है तो इसके लिए आपको समूह बनाने पड़ते हैं। और समूह की संख्या किसके बराबर होती है बच्चों, समूह की संख्या होती है जितने अंकों की संख्या है। जैसे मान लो n अंकों की संख्या है तो उसका 2 गुना और उससे 1 कम, 2n-1। n क्या है, n है अंकों की संख्या, मतलब संख्या में अंक कितने हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या है तो n का मान 2, 2 दूना 4, 4-1। तो यहाँ पर कितने समूह बनेंगे, 3 समूह बनेंगे। देखिए वो 3 समूह क्या क्या होंगे। देखो मैंने 3 बॉक्स बना दिए हैं, इनमें 3 तीर के निशान बनाने हैं। तो पहला जो तीर का निशान बनेगा वो बनेगा इकाई इकाई। और इकाई इकाई में देखो एक एक संख्या को अगर लेंगे, यहाँ से अगर मैं इसको रफ कर दूं तो 2 और 2, पहला अंक लेंगे इकाई का, तो 2 और 2 का तीर कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। उसके बाद में इन दोनों अंकों को एक साथ लेंगे तो आपके जो तीर बनेंगे निशान वो बनेंगे तिरछे तीर के निशान बनेंगे। ऊपर 3, 2, यहाँ पर 4 और ये 2। यानी इस 2 को 3 से गुणा करेंगे, इस 2 को 4 से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। ये हो गया आपका मध्य पद। और जो तीसरा समूह बनेगा, अब देखिए इधर से पहले एक एक अंक लिया, फिर दोनों अंक ले लिए। अब उधर वाले अंकों को छोड़ देंगे, दाई के अंकों को, अब सिंगल डिजिट है तो कैसा तीर बनेगा, सीधा तीर बनेगा। तीर के निशान बनाने आ गए होंगे। अब मैं आपको एक साथ ही सिखा देता हूं कि 2 अंकों में किस प्रकार तीर के निशान बनेंगे, 3 अंकों में किस प्रकार तीर के निशान बनेंगे और 4 अंकों में किस प्रकार तीर के निशान बनेंगे। अगर हमें ये तीर के निशान बनाना आ गए, मतलब ये समूह बनाना आ गए, तो फिर गुणन संक्रिया में कुछ भी नहीं है। हम चुटकियों में बड़ी आसानी से ऊर्ध्व तिर्यक विधि से ये गुणक जो है हम हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर 2-2 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं। तो तीर के निशान कितने समूह बनेंगे, 3 समूह बनेंगे। कौन कौन से, पहला इकाई अंक का सीधा, फिर दोनों अंकों का तिरछा गुणा और फिर धाई वाले अंकों का सीधा गुणा। समझ में आया। 3 समूह बनेंगे, इकाई का सीधा, दोनों का तिरछा। अच्छा, तिरछा करके गुणा को जो आएगा
जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 3 एकम 3 और 4 दूना 8, इन दोनों को क्या कर लेना है, आपको जोड़ लेना है। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद अगर आपको 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है, कितने अंकों की संख्याओं का? 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है, 3 अंकों की, तो किस प्रकार तीर बनेंगे? देखो मैं 3 अंकों की एक विस्तृत संख्या लिख देता हूं, जैसे मान लो A B C और D E F। A B C और D E F की जगह मान लो कोई संख्याएं हैं, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 अंकों की संख्या हो गई, तो 3 दूना 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 समूह बनेंगे। यहाँ पर 3 अंकों की संख्याओं में ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि में कितने समूह बनेंगे? 5 समूह बनेंगे। तो 5 समूह किस प्रकार बनेंगे वो देखते हैं बच्चों। ये मैंने 5 समूह बना दिए। पहला समूह जो होगा इकाई इकाई अंकों का सीधा गुणा, यानी पहले में आपको एक एक अंक लेना है, फिर हम 2-2 अंक लेंगे, तो 2 अंकों में क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा। 2 अंकों में क्या हो जाएगा बोलो? तिरछा गुणा। फिर तीनों अंकों को एक साथ लेंगे, तो देखो पहले अंक का अंतिम अंक से, यानी देखो अगर मैं ये 3 बिंदु बना दूं जहां पर 3 संख्याएं लिखी हैं और नीचे भी 3 बिंदु बना दूं, जैसे ये A B C और ये D E F 3 संख्याएं हो गई, तो पहले को अंतिम से, ऐसे ही इधर से अंतिम को इधर पहले से, और बीच वालों का सीधा गुणा। देखो इसे क्या कहते हैं? एक तिर्यक जोड़ा प्लस एक ऊर्ध्व जोड़ा। इसमें 2 तीर के निशान है, एक तो तिर्यक जोड़ा आया है और एक सीधा यानी ऊर्ध्व जोड़ा आया है। उसके बाद जब हम तीनों संख्याओं को एक साथ गुणा कर चुके हैं, तो फिर इकाई की तरफ से एक एक अंक को छोड़ देंगे। अब ये दोनों अंक लेंगे, कौन कौन से? ए बी और डी ई। तो 2 अंकों का गुणन जो होता है वो कैसे तीर के निशान बनेंगे बताओ? तिरछे बनेंगे। फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, अंतिम यानी ये सैकड़े सैकड़े वाले अंक लेंगे, तो यहाँ पर जो तीर का निशान बनेगा वो सीधा बनेगा। एक उदाहरण से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे 123 को 431 से आपको गुणा करना है। देखिए बच्चों बड़ा आसान है, एक बार समझने के दृष्टिकोण से इसमें समय लग सकता है, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से तो हम बड़े बड़ी कैलकुलेशंस को आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले जो तीर का निशान बनेगा वो सीधा, यानी 3 और 1 को हम क्या करेंगे? सीधा गुणा करेंगे। 3 और 1 को क्या कर देंगे? सीधा गुणा। फिर हम 2-2 अंक लेंगे, यानी ये खंड पूरा हो गया। फिर 2 अंक क्या क्या लेंगे? 23 और 31। तो इन दोनों का कैसा गुणा होगा बोलो? तिरछा गुणा होगा। ये दूसरा खंड हो गया। फिर तीसरे खंड में हमें तीनों ही अंक लेने हैं, यानी 123, 431। अब इनका क्या करेंगे? पहले का अंतिम से इस प्रकार, और बीच वालों का क्या कर देंगे? सीधा। तीर का निशान समझ में आया? इस प्रकार से, ठीक है। जब तीनों अंक ले लिए उसके बाद इकाई वाले अंक को छोड़ देंगे, ये ले लेंगे 12 और 43, और 2 अंकों का तिरछा गुणा कर देंगे। फिर दोनों अंक छोड़ देंगे, तो ये 1 और 4 का क्या हो जाएगा? सीधा गुणन हो जाएगा। तो इस प्रकार जब 5 समूह बन जाएंगे हमारे, तो अब क्या करना है? बस आसानी से इसको हल कर सकते हैं हम। 3 एकम कितना हो जाएगा? 3, ये 2 एकम 2 और 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो गया आपका? 11। उसके बाद देखिए ये 4 तिया 12, 1 एकम 1 और 3 दूना 6, 12 और 1 13 और 6 ये हो गया आपका 19। उसके बाद देखिए ये 3 एकम 3 और 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो गया है? 11, और ये 4 एकम 4। समझ में आया? अब देखिए आपको क्या करना है? प्रत्येक खंड से, इस साइड से, इकाई की तरफ से प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेना है। बाकी का जैसे मान लो यहाँ 2 अंक है तो ये हासिल में चला जाएगा। आपको पहला यानी इकाई इकाई वाला अंक लेना है। उत्तर लिखना आपको आना चाहिए। ये प्रैक्टिस जो है मौखिक भी हो सकती है जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो तो सबसे पहला अंक क्या आएगा उत्तर में? 3 आएगा।
उसके बाद ये वाला एक आएगा, ये एक कहाँ चला जाएगा, ये एक जो है यहाँ हासिल में चला जाएगा। तो 19 और 1 कितना हो गया है 20, 20 के लिए हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। जो 2 है वो आगे हासिल में चला जाएगा। 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 का हम कितना लेंगे सिर्फ 3, 1 हासिल में चला गया है। 1 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो जो उत्तर होगा आपका बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको एक विधि से और लिखा जाता है। आप इस 3 को जो है, ये जो गुणा है 123 और 431, तो जब ये समूह की कैलकुलेशन आप कर लेंगे, उसके बाद ये जो संख्याएं आई हैं उसको आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और नीचे खाली स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद जब ये 11 आएगा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। ये 19 को भी इस प्रकार लिखेंगे, 1 यहाँ पर और 9 यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ 0 आएगा, ये 1 इधर आ जाएगा इसके नीचे। तो इस प्रकार से आप लिख करके संख्याओं को तिरछा लिख करके जोड़ सकते हैं, बड़ी ही आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये जो विधि है ये है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि गुणन संक्रिया की, गुणन संक्रिया की ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि। इस विधि में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, आप हर क्वेश्चन को इस विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद में जो विधि आती है उस विधि का नाम है निखिलम विधि। निखिलम विधि द्वारा गुणा करना। अब हम यहाँ पर निखिलम विधि से गुणा करना 9वीं कक्षा में बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं। 10वीं कक्षा में गुणन संक्रिया में निखिलम विधि का एक भी प्रश्न नहीं है, लेकिन निखिलम विधि द्वारा वर्ग और घन ज्ञात करने के प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको निखिलम विधि से गुणा करना आना चाहिए। मैं एक आधा उदाहरण लेकर के निखिलम विधि आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार निखिलम विधि से गुणा किया जाता है। जैसे 32 और 34 को गुणा करना है निखिलम विधि से, तो यहाँ पर उपाधार जो होगा, आधार और उपाधार आप समझते हैं, उपाधार जो होगा वो आएगा 30, यानी 3 गुणा 10। 30 को हम क्या लिख देंगे 3 गुणा 10। 3 तो जो है उपाधार अंक कहलाएगा और 10 जो है आपका आधार कहलाएगा। अब दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखेंगे 32 और 34, यहाँ पर +2 और +4। ये क्या है, ये विचलन है। हम लोग 9वीं कक्षा में निखिलम विधि आसानी से सीख चुके हैं। 32 के सामने 30 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वो प्लस में, अगर कम है तो माइनस में। तो ये 4 दूना, इस 2 खंड बना लेंगे 2 संख्याओं में, 3 संख्याओं में 3 खंड बन जाएंगे। 3 संख्याओं का क्वेश्चन भी आगे देखते हैं। इधर विचलनों का गुणनफल लिख देते हैं। तो ये विचलन हो गए आपके विचलन, और ये हो गई आपकी संख्याएं। इधर विचलनों का गुणनफल, तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8। अच्छा, तिरछा जोड़ेंगे, या तो 32 में 4 जोड़िए या 34 में 2 जोड़िए, कितना आएगा 36 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब जब उपाधार होगा तो इस खंड में उपाधार अंक कितना है बच्चों, उपाधार अंक है 3। तो यहाँ पर 3 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 36 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108, और यहाँ पर कितना है 8। अब इधर ध्यान देना है कि आधार में जितने 0 होते हैं उतने ही अंक इधर से हमें लेने पड़ते हैं। तो यहाँ एक ही अंक है तो 8 का 8 आ जाएगा और इधर से 108 आ जाएगा और 1088 जो है आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन, ये मेथड है आपका निखिलम विधि से दो संख्याओं को गुणा करना। अब निखिलम विधि से ही हम 3 संख्याओं को गुणा करना भी सीख लेते हैं। जैसे मान लो आपको 105, 104 और 106 को गुणा करना है। 3 संख्याएं हैं जिनको आपको गुणा करना है, 104, 105 और 106। तो आधार जो होगा बच्चों यहाँ पर, आधार जो होगा यहाँ पर हम कितना लेंगे 100 लेंगे। तो विचलन जो है, अब आधार में 2 0 हैं, देखिए बच्चों आधार में 2 0 हैं, तो विचलन भी 2 अंकों में ही हम लिखेंगे। विचलन यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5, यहाँ लिखेंगे प्लस का 0.4 और यहाँ लिखेंगे प्लस का 0.6। आई होप समझ में आया होगा। 3 संख्याओं में 3 ही खंड बनाएंगे हम। पहले खंड में वही विचलनों का गुणनफल
4 पंजे 20, 5 चौके 20 और 20 को जब 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120। मैंने क्या किया है यहाँ पर, फिर से देख लें मैंने क्या किया है। मैंने किया है यहाँ पर 5 गुणा 4 गुणा 6, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 120। मध्य वाले खंड में क्या करना है, मध्य वाले खंड में हम दो विचलनों को गुणा करके जोड़ेंगे। दो को मतलब क्या हुआ कि 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 5, दो विचलनों के गुणनफल का योग। यानी इन दोनों को गुणा किया, फिर इन दोनों को गुणा किया, फिर इन दोनों को गुणा कर लिया और तीनों को क्या कर लिया, जोड़ लिया। 4 पंजे 20, 4 छके 24 और 6 पंजे 30, 30 और 20 50, 50 में जब हम ये 24 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50 और 24 74। ठीक है। इसके बाद इस खंड में क्या करना है आपको, कोई भी एक संख्या लेनी है। इस खंड में आपको कोई भी एक संख्या लेनी है। इस खंड में कोई भी एक, जैसे मान लो ये एक संख्या ले ली मैंने, तो बाकी के अन्य दोनों विचलन, ये वाले जो दोनों विचलन हैं, ये इसमें आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं। अगर मैं 104 लूँगा तो ये वाला और ये वाला विचलन मैं ऐड कर दूंगा, और अगर मैं 106 लूँगा तो मैं ये दोनों विचलन ऐड कर दूंगा। उस तीनों प्रक्रम में आंसर सेम ही आएगा। 105 प्लस 4 109 और 6 115। देखो अगर 104 लेते हैं तो ये 105 जोड़ेंगे 109 और 6 115। 106 लेते हैं तो 4 110 और 5 115। तीनों केस में आपको मिलेगा 115। अब आंसर लिखते समय आपको जितने जीरो हैं, आधार में जितने जीरो हैं, प्रत्येक खंड से उतने ही अंक लेने हैं। तो यहाँ से 2 अंक लेंगे तो 2 अंकों में क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। ठीक है, ये एक जो है इधर हासिल में जुड़ जाएगा आकर के, 74 और 1 कितना हो गया है, 75, और इधर से पूरा संख्या आ जाएगी 115। तो ये आपका आंसर होगा 11 57 520। ये आपका फाइनल आंसर आएगा इन तीनों संख्याओं का गुणन। अच्छा, इसी में अगर उपाधार विधि देखें तो अगर यहाँ पर उपाधार होता तो यहाँ पर उपाधार अंक के वर्ग से, प्रथम खंड में उपाधार अंक के वर्ग से, और मध्य खंड में ये जो 74 आया है उसको उपाधार अंक से आपको क्या करना पड़ता, गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो ये थी आपकी निखिलम विधि से गुणा करना। इसके बाद में गुणन संक्रिया में जो विधि है, ऊर्ध्वतिर्यक हमने देख लिया है और निखिलम विधि भी हमने सीख ली है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी विधियां हैं, जैसे एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, जिनका अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। एक विधि है एकाधिकेन पूर्वेण, उसको हम एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका एक उदाहरण आपको दिया गया है। गुणन संक्रिया में एकाधिकेन पूर्वेण। गुणन संक्रिया में एकाधिकेन पूर्वेण से हल करने के लिए आपको एक निश्चित संख्या, एक फिक्स शर्त जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे आपको गुणा करना है 42 और 48। अब इसमें शर्त क्या है, आप शर्त को पालना करने वाली संख्याओं को ही गुणा कर पाएंगे। जो इकाई पे अंक लिखे गए हैं, यहाँ इकाई का अंक 8 है, यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो इकाई के अंकों का योग जो है वो 10 या 10 का गुणज, या 10 हो, चाहे से 100 हो, चाहे से 1000 हो, इस प्रकार होना चाहिए ही चाहिए, तभी हम इस विधि का उपयोग कर पाएंगे। और इसके बाद शेष जो अंक बच गए, जैसे यहाँ पर बच गया कितना, 4, और यहाँ पर भी बच गया कितना, 4, तो ये शेष बचे हुए अंक समान होने चाहिए। यहाँ 4 बच रहा है तो यहाँ पर भी 4 ही बचना चाहिए। अगर इस प्रकार की संभावना, इस प्रकार की कंडीशंस मिल रही हैं तो बहुत ही आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आ जाएगा। बिना कॉपी पेन उठाए आप आंसर बता सकते हैं। आपको क्या करना है, इस 2 खंड बनाने हैं। यहाँ पर तो 4 जो समान संख्या है उसको उसके एकाधिक से, एकाधिक यानी 4 का एकाधिक क्या होगा बच्चों, 4 का एकाधिक होगा 5, उससे गुणा कर देंगे। और दूसरे खंड में जो इकाई वाले अंक हैं उनको गुणा कर देंगे। तो ये 5, ये 2 और 8, 8 दूना कितना हो गया, 16, 4 पंजे 20, आंसर आ गया 20 16।
बड़ा आसान था, बिल्कुल चुटकियों में आंसर इससे निकाला जा सकता है। इसी विधि से आप वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं उन्हीं संख्याओं का जिनका इकाई का अंक कितना है, 5 है। इकाई का अगर अंक 5 होगा तो वर्ग में इधर भी 5, इधर भी 5, 5 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 10, और बाकी के शेष अंक समान होंगे। कैसे, देखिए कैसे आएगा ये, एकाधिकैन पूर्वेण से ही। जैसे मैं गुणा करके आपको बताता हूँ, जैसे 25 को ही 25 से गुणा करना है, तो ये 25 का वर्ग भी हो गया एक प्रकार से, 25 का स्क्वायर हो गया। तो ये बहुत ही आसान विधि है, लेकिन इसमें शर्त क्या है, वर्ग ज्ञात करने के लिए शर्त यह है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो 5 और 5 का योग कितना हो रहा है, 10, और ये देखो दोनों अंक क्या है, समान है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो आ जाएगा 5 गुणा 5, और यहाँ आ जाएगा 2 को उसके एकाधिक से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 तिया कितना हो गया है, 6 हो गया है। ये कितना हो गया, 6 और 5 25, आंसर आ गया 625। बताइए बच्चों, आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। 35 का वर्ग आपको निकालना है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, 3 को उसके एकाधिक से गुणा करेंगे, 3 को उसके एकाधिक से गुणा करेंगे, 3 चौक कितना आ गया, 12, 1225। 45 का वर्ग आपको निकालना है, तो बताइए 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25, 4 को उसके एकाधिक से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20। ये आंसर आ गया 20 25। तो एकाधिक पूर्वेण आपको बड़ी ही जल्दी से उत्तर देता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे आपको एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि 512 और 588 को आपको क्या करना है, गुणा करना है। 512 गुणा 588, तो देखिए इसमें भी यही शर्त लगेगी। देखो 12 और 88, 12 और 88 का योग कितना हो रहा है, सब आसानी से निकाल सकते हैं। 12 और 88 का योग कितना हो रहा है, 100। ठीक है, बहुत आसान है। तो ऊर्ध्व तिर्यक से इसको आसानी से निकाला जा सकता है। शेष अंक समान है, देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी कितना है, 5 है। तो यहाँ तो आपको करना है 12 गुणा 88, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ करना है 5 गुणा 5 का एकाधिक, 5 का एकाधिक। जो समान संख्या उसके एकाधिक से गुणा करेंगे, और जिनका योग 100 या 10 हो रहा है उनको यहाँ पर सीधा सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 12 को 88 से गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा उसके आगे 5 6 के 30 लगा देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये विधि थी आपकी गुणन संक्रिया में एकाधिकैन पूर्वेण विधि। इसके अलावा एक न्यूनन पूर्वेण विधि भी आती है। एक न्यूनन पूर्वेण विधि में ये होता है कि एक संख्या में कम से कम जैसे 2 संख्याओं को आप गुणा करना है, आपके सिलेबस में है नहीं फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो 34 गुणा 99, तो उसकी शर्त ये है कि एक संख्या में 9 ही होना चाहिए, 9 हो या 99 हो या 999 हो, इस प्रकार आपको ये करना होता है। तो इसकी विधि ये है कि इसको 1 न्यून कर दो, जो संख्या है उसमें से 1 घटा दो, और जो घटाने पर कितना है 33, तो इस 99 में से 33 को भी क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणन संक्रिया समझ में आई, तीनों विधियां हैं। इसके जो उदाहरण हैं और जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में वो हम आगे देखते हैं।